हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में पेपर सेकंड में आज हम आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड टैक्स शिफ्टिंग यानी कि करापात तथा कर विवर्तन के निर्धारक तत्व के बारे में बताएंगे। सुनिए, एक पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि एक परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार में किसी वस्तु पर लगाए गए कर के भार का किस सीमा तक विवर्तन हो सकता है अथवा कर का भार किस हद तक क्रेता यानी कि परचेजर और सेलर यानी कि विक्रेता पर पड़ेगा, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी यानी कि वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच। इसमें सुनिए ये क्या होती है। किसी वस्तु पर लगाए गए कर का भार क्रेता और विक्रेता पर यानी कि परचेज़र और सेलर पर कितना पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस पर डिपेंड करता है कि करारोपित वस्तु की मांग की लोच और पूर्ति कैसी है। मांग की लोच में साधारणतः लोचदार हो सकती है अथवा बेलोचदार, अथवा फ्लेक्सिबल हो सकती है या अनफ्लेक्सिबल। वस्तु की मांग लोचदार होने का आशय यह है कि मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने से ही कम इंक्रीज होने से ही मांग में एक बार की कमी आ जाती है। थोड़ी वृद्धि, अगर जरा सी भी अगर वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी तो उसमें थोड़ी डिफरेंस आ जाएगा, कमी आ जाएगी। इसके विपरीत वस्तु की मांग बेलोचदार होने का आशय, वस्तु की मांग यानी कि डिमांड ऑफ थिंग्स बेलोचदार अनफ्लेक्सिबल होने का आशय यह है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी यानी कि उसका प्राइस बढ़ने पर मांग में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती हैं तो उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मांग की लोच का करापात पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्न प्रकार है। यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो कर का संपूर्ण भारत विक्रेता पर पड़ेगा यानी कि सेलर पर पड़ेगा। यदि वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है यानी तो पूरी तरह लोचदार है तो किस पर पड़ेगा, संपूर्ण भारत विक्रेता पर। और वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार भार विक्रेता पर पड़ेगा। और वस्तु की मांग पूर्णतः अगर बेलोचदार है तो कर का संपूर्ण भार क्रेता पर यानी कि परचेजर पर पड़ेगा। ठीक है। फिर वस्तु की मांग जितनी लोचदार होगी उतना ही अधिक कर का भार यानी उतना ही कर का भार सेलर पर पड़ेगा, विक्रेता पर पड़ेगा। विक्रेता कौन होता है? जो हमारी वस्तुएं बेचता है, और क्रेता जो वस्तुएं खरीदता है। वस्तु की मांग जितनी अधिक बेलोचदार होगी उतना ही अधिक कर का भार क्रेता पर पड़ेगा। मतलब वस्तु की जितनी भी डिमांड होगी, जितनी अधिक अगर बेलोचदार होती हैं तो उतना ही उसका अधिक कर का भार जो होता है वो किस पर पड़ेगा, परचेजर पर पड़ेगा यानी कि क्रेता पर पड़ेगा। पूर्ति की लोच वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष कीमत पर विक्रेता द्वारा बेचे जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है, यह गुण प्रायः नष्ट होने वाली वस्तुओं में अल्पकालीन बाजारों की वस्तुओं में होता है, क्योंकि विक्रेता वस्तु की पूर्ति में मांग के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता, उसके अनुसार उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में कर विवर्तन नहीं होगा और संपूर्ण कर भार पूरा जो कर भार है वो किस पर पड़ेगा, विक्रेता पर पड़ेगा। और यदि वस्तु की पूर्ति पूरी तरह से लोचदार है, यह गुण नष्ट न होने वाली वस्तुओं में होता है, क्योंकि विक्रेता मांग के अनुसार पूर्ति में समायोजन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में करारोपण के फलस्वरूप विक्रय की मात्रा जो क्वांटिटी ऑफ सेलिंग कम हो जाएगी और कीमत में ठीक उतनी ही वृद्धि होगी जितना कि कर लगाया था, हमने टैक्स लगाया था। अतः कर का संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा, परचेजर पर पड़ेगा। इन दोनों परिस्थितियों के बीच करारोपित वस्तु की पूर्ति
जितनी ही अधिक लोचदार होगी उतना ही अधिक भार क्रेता पर पड़ेगा। इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति जितनी ही अधिक विलोचदार होगी उतना ही अधिक कर का भार विक्रेता पर पड़ेगा, इस पर सेलर पर। अब नंबर सेकंड आता है इफेक्टिव ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स, यानी कि उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव। करापात एवं कर विवर्तन पर उत्पत्ति के नियमों का भी प्रभाव पड़ता है। उसमें क्रमागत उत्पत्ति समता नियम, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स में जब किसी वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है तो करारोपण के कारण, जो टैक्सेशन के कारण कीमत में जो अभिवृद्धि हो जाते हैं, जो भी उसके इंक्रीजमेंट हो जाते हैं, वह ठीक कर की राशि के बराबर होती है और उपभोक्ता पर, कंज्यूमर पर संपूर्ण कर भार पड़ता है, क्योंकि कीमत के बढ़ जाने से, यानी कि अगर प्राइस के बढ़ जाने से मांग के कम होने पर, डिमांड कम होने पर भी उत्पादन व्यय में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसके प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में परिवर्तन नहीं होता, चेंजेस नहीं होते हैं। फिर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में किसी वस्तु का उत्पादन इस नियम के अंतर्गत हो रहा है तो करारोपण के कारण, यानी कि जो टैक्सेशन के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है, जो इंक्रीमेंट होता है कीमत में, प्राइस मतलब बढ़ते हैं, तो वह कर राशि से कम होती है, तो वह कर राशि से क्या होती है, कम होती हैं, और इस तरह का कुल भार क्रेताओं पर नहीं पड़ेगा, परचेजर पर नहीं पड़ेगा। अब नंबर थर्ड आता है मार्केट कंडीशंस, बाजार दशाएं। ये क्या होती हैं, सुनिए। करापात इस बात से भी प्रभावित होता है कि बाजार की दशाएं क्या हैं, अर्थात जिस वस्तु पर कर लगाया जा रहा है उसका उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में हो रहा है या एकाधिकार की। इन दोनों दशाओं में हम करापात की स्थिति का विवेचन करेंगे। इसमें नंबर ए आता है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में विक्रेताओं की संख्या ऐसी स्थिति में एक उत्पादक वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उत्पादक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अल्पकाल में कर का भार खरीदारों पर टाल सके। अल्पकाल में तो उसे कर का भार स्वयं ही उठाना पड़ता है, मतलब खुद ही उठाना पड़ता है, कोई और नहीं उठाता। परंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। यदि वस्तु के कर का भार वह स्वयं उठाएगा तो उसे हानि होने लगेगी। कुछ सीमांत फर्में उत्पादन करना बंद कर देंगी, इसके फलस्वरूप पूर्ति कम हो जाएगी और कीमत में इतनी वृद्धि हो जाएगी जितनी कि कर लगाया गया है। इस प्रकार दीर्घकाल में कर भार क्रेताओं पर टाल दिया जाएगा, परचेजर पर टाल दिया जाएगा। अब नंबर बी आता है मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। एकाधिकार का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और वह इस प्रकार कर विवर्तन करता है जिससे उसके एकाधिकारी का कुल लाभ कम ना हो। एकाधिकारी द्वारा कर का क्रेताओं पर विवर्तन करने की प्रकृति पर निर्भर करता है। एकाधिकारी पर कर लगाया जाता है। अब नंबर 4 आता है इफेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय का प्रभाव। इसमें सुनिए, समय का प्रभाव भी कर विवर्तन पर पड़ता है। समय जितना अल्प होता है, मतलब जितना कम होता है, पूर्ति में अधिक हेरफेर करने की संभावना कम रहती है। अतः अल्पकाल में पूर्ति की लोच प्रायः बेलोचदार रहती है और वस्तु पर लगे कर का एक बड़ा भाग विक्रेता को ही, यानी कि सेलर को ही सहन करना पड़ता है। परंतु दीर्घकाल में चूंकि विक्रेता अपनी पूंजी को
मांग के अनुरूप समायोजित करने में सफल हो जाता है, इसलिए वह कीमतें बढ़कर कर भार का बड़ा अंश क्रेताओं पर डालने में सफल हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एरिया ऑफ टैक्स, कर का क्षेत्र। कर के विवर्तन में उस क्षेत्र के आकार का भी महत्व होता है जिससे कि वह कर लागू किया जाता है। कोई विशुद्ध रूप से स्थानीय कर यदि अपेक्षाकृत भारी होता है तो उसे विवर्तित करना कठिन हो जाता है, परंतु जब स्थानीय कर हल्का होता है तो बिना किसी अधिक कठिनाई के उसे विवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण, स्थानीय बिक्री करों की अपेक्षा राज्य बिक्री कर अधिक सरलता से विवर्तित हो सकता है। अब नंबर 6 आता है अदर फैक्टर्स यानी कि अन्य तत्व। इसमें सुनिए, करापात को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य तत्व हैं, जैसे स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता में यदि किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है जिसकी स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं तो कर आरोपित वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में करापात विक्रेता पर ही पड़ेगा। स्वयं कर के स्वरूप में प्रत्यक्ष करों का कर भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जिन पर कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर। संपत्ति करों को दीर्घकाल में विवर्तित किया जा सकता है क्योंकि कर लगाने से उत्पादक पर कर भार अधिक हो जाएगा और वे उत्पादन बंद कर देंगे। परोक्ष अथवा वस्तु करों का भार विवर्तन हो मांग और पूर्ति के सापेक्षिक लोच पर निर्भर करता है, जैसे बिक्री कर, सेल्स टैक्स। कर की मात्रा में अगर कर की मात्रा बहुत कम है तो मूल्य बढ़ाकर ग्राहकों को अप्रसन्न नहीं करेगा और कर भार स्वयं सहन करेगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।